तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था हाइड्रोलिक वॉशिंग के सारे कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के साथ। नाम ही बता रहा है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा। जो हमारे पास ओर पार्टिकल्स हैं और जो इम्प्योरिटी है गैंग पार्टिकल्स, इन दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा। ऐसा हो सकता है और जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हो, इम्प्योरिटी ना होती हो, या इम्प्योरिटी होती हो और ना होती हो। दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे लिए वर्क कर सकता है। जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेट की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आयरन की ओर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe2O3 और Fe3O4 को ही हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कहा जाता है। किसी को याद नहीं करना है, टाइम के साथ अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे 50 बार इनको देखेंगे। साइडराइट इज FeCO3 और कॉपर पायराइट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पायराइट का मतलब होता है सल्फाइड की होगी, कॉपर पायराइट है तो उसमें सल्फर जरूर होगा। इसी को फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन से क्या, इस टाइप के पेपर यानी जो चैप्टर है, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि फूल्स गोल्ड किसको कहा जाता है। तो इसलिए हर बात जो मैं करूँ वो एग्जाम में कुछ भी आ सकती है। FeS2 को ही फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। गोल्ड से याद रखना, इसका जो कलर है वो बिल्कुल एकदम गोल्डन टाइप होता है। एक बार आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लो, आपकी मर्जी है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि वुल्फ्रामाइट जो है, मैंने W को अंडरलाइन किया हुआ है, एक टंगस्टन की ब्लैक ब्राउन कलर की और होती है। तो हमें कलर वलर याद नहीं करने हैं। वुल्फ्रामाइट टंगस्टन की और होती है, ठीक है, जिसमें FeWO4 यानी आयरन और मैग्नीज काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ये जो इम्प्योरिटी है ये एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है किसमें, कैसेटेराइट में। लास्ट क्लास में भी मैंने कैसेटेराइट पढ़ाया था, तब मैंने SN की जगह TI लिख दिया था, बोला तो मैंने टिन ही था। तो SnO2 इज कैसेटेराइट, इसी को हम टिन स्टोन भी कहते हैं। तो SnO2 के साथ कुछ वुल्फ्रामाइट प्रेजेंट होगा और इम्प्योरिटी की फॉर्म में कौन है, वुल्फ्रामाइट। और आप इसमें देख पा रहे हैं ये दोनों जो हैं मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए SnO2 को इस इम्प्योरिटी से हटाने के लिए यानी ये कम करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल बता दिए हैं, आयरन की कुछ ओर्स बता दी हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या होगा। यहाँ से आप पाउडर फॉर्म में ओर को ऐड करेंगे, ओर के साथ आएंगी गैंग्स पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल होंगे यहाँ पे, मान लो, अब मैं तुम्हें इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि जो ग्रीन कलर है वो तुम्हारे और, सॉरी ग्रीन बता रहा हूँ मैं इसको, ब्लू इज और अगर हम बात करते हैं रेड इज योर इम्प्योरिटी। मैं रेड को लिख देता हूँ क्या, इम्प्योरिटी। एंड ग्रीन, व्हाई आई एम सेइंग ग्रीन, दिस इज ब्लू एंड ब्लू इज योर और पार्टिकल्स। तो मैग्नेट, ये जो रोलर बने हुए हैं ये मैग्नेटिक के बने हुए हैं। तो जैसे ही इसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं या कोई भी मूविंग बेल्ट है ये, तो मैग्नेटिक रोलर घूमेंगे तो बेल्ट इस तरीके से घूमती जा रही है बार बार इस तरीके से। तो जब ये पार्टिकल्स यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये मैग्नेट की बने हुआ है रोलर, तो जिनका अट्रैक्शन है, जैसे कि ब्लू कलर में जो हमारी ओर है, अगर उसका अट्रैक्शन मैग्नेट से ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, वो वाली ओर यहाँ से आएगी, मैग्नेट से अट्रैक्टेड रहेगी और इस तरफ वो गिरती हुई नजर आएगी, इस वाले कंटेनर में इकट्ठी होती हुई नजर आएगी आपको। और जिसका कोई अट्रैक्शन नहीं था इस रोलर के साथ, तो वो तो नॉर्मल जैसे गिरते हैं सब वैसे ही गिरेगा आगे जाके जहाँ भी है, ठीक है। आप खुद बैठ के देख लेना इस पर, यहाँ से बैठ के जाओगे तो इधर ही गिरोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये तो सब प्रोसेस सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन एज इट इज चीज़ें जो बताई हैं, कोई नई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एग्जांपल्स दी हैं उनको पढ़ के जाना पेपर में। PDF एज इट इज आपको लेक्चर के नीचे मिल ही जाएगी। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन कैसा है और कैसे वर्क करता है, इसको एक बार हम जान लें। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, उसमें बहुत सारी बातें हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। एंड द नेम ऑफ द मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ होता है झाग, फ्लोटेशन मतलब किसी चीज़ के ऊपर फ्लोट करना। जैसे हम कहते हैं वाटर के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसे फ्लोट कर रही हैं ऊपर। तो आप समझ रहे हो कि इन दोनों से ही जुड़ा हुआ कोई प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता होगा, जैसे हमने बताया है मैग्नेटिक सेपरेशन जो है इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक डिफरेंस बिटवीन द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में है। वेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को भिगा देना। अब यहाँ वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है,
डिफरेंस किस चीज़ में है, जो ओर है उसको तो ऑयल वेट करेगा, यानी ओर और ऑयल के बीच में अच्छी एक तरीके से बॉन्डिंग रहेगी, और जो इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ बॉन्डिंग रखेगा। बॉन्डिंग इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है, इम्प्योरिटी इज हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लवर, तो इम्प्योरिटी विल गो इनटू द वाटर पार्ट एंड द ओर विल गो इनटू द ऑयल पार्ट। अब तुम अपनी मर्जी से ये नहीं कहोगे सर क्या हम जो हेमेटाइट को सेपरेट करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ये मेथड उन्हीं के लिए होता है, और मोस्टली सल्फाइड और जो होती हैं वही फ्रोथ फ्लोटेशन वाले मेथड से सेपरेट की जाती हैं। ऐसा भी नहीं है, मैंने साफ साफ लिखा है कि सिर्फ इसी के लिए सूटेबल हो, बाकियों के लिए भी हम इसको सूटेबल बना सकते हैं अगर हम कुछ एक्टिवेटर्स यूज़ करें तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर एक्टिवेटर्स क्या हैं, तो तुम्हें इस प्रोसेस का ही कुछ नहीं पता तो दिमाग में ये क्वेश्चन आने का कोई अभी मीनिंग नहीं है, यानी कि एक्टिवेटर्स डिप्रेसेंट वगैरह सब हम एंड में इसी प्रोसेस के एंड में देखेंगे। अब तक तुम्हारे दिमाग में जो क्लियर होना चाहिए वो ये कि ओर के जो पार्टिकल होंगे वो ऑयल में रहना पसंद करेंगे और इम्प्योरिटी वाले वाटर में, ठीक है। इस डिफरेंस का फ़ायदा हम उठाने वाले हैं। अब प्रोसीजर देखेंगे, और प्रोसीजर के टाइम पे बहुत सारे नए वर्ड हमारे सामने आएंगे और एक एक करके हम सारे चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर में क्या होता है, देखो तुम्हारे पास यहाँ से तुम ऐड करते हो क्या, जो तुम्हारे पास और है उसको पाउडर करके वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो, तो तुम्हारा सस्पेंशन बन जाता है वाटर में। सस्पेंशन आप लोग समझते होंगे। और साथ में आप लोग ऐड करते हैं फ्रोथिंग ऑयल। फ्रोथिंग ऑयल जो होता है वो झाग बनाने वाला तेल, हिंदी में हम इसको ऐसा बोलेंगे, थोड़ा सा फनी साउंड कर रहा है। तो जनरली जो फ्रोथिंग ऑयल है वो पाइन ऑयल होता है या यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है। तो यही पेपर में क्वेश्चन होंगे कि फ्रोथिंग ऑयल कौन सा यूज़ हो सकता है, तो पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है, और या फिर होगा फ्लोदर, इनमें से किसको बोलते हैं, या फ्रोथिंग एजेंट कौन होता है। तो ये पेपर के क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने यहाँ से और का वाटर में सस्पेंशन बनाया, मिक्स किया पाइन ऑयल के साथ, और उसको यहाँ से इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप, यहाँ पे मैंने बहुत ही एडवांस क्वालिटी का, ये छोटे छोटे होल्स हैं, एयर ब्लोअर लगा रखा है, मतलब कि ये अंदर इसमें पानी के अंदर हवा फेंकेगा। ये जो मिक्सचर आपने यहाँ से ऐड किया है ये इसमें स्पीड से हवा को पास करेगा, और आप जानते हैं पानी में अगर हवा पास करेंगे तो क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, ठीक है। तो झाग बनने के लिए हम क्या करते हैं, अगर तुमने कभी बचपन में पानी में थोड़ा सा साबुन मिक्स कर लिया हो तो झाग बनने लगते हैं। नॉर्मल पानी में अगर ऐसे तुम वैसे कई बुक्स में क्या होगा, यहाँ पे वो पंखड़ी दिखाएंगे, एक ऐसे पंखड़ी, और बोलेंगे इसको ऐसे गोल गोल घुमाओ, इस पंखड़ी को घुमाने से झाग जनरेट होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही तुमने एयर ब्लोअर को ऑन किया, ये इसमें एकदम से एयर को पास करने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से झाग बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं झाग बना देता हूँ। अब लेट सपोज झाग जो है बहुत ही किस टाइप के बनेंगे, वो तो किसी भी टाइप के बन सकते हैं, मैं थोड़ा सा येलो दिखा रहा हूँ। इस तरीके से झाग जो है वो बनने लगेंगे इस। और ये था प्रोसीजर। अब हम समझेंगे कि हमने यहाँ से जो सल्फाइड ओर को है वो वाटर से अलग कैसे कर लिया। तो एक एक चीज़ का फंक्शन समझते हुए चलेंगे। हमने यहाँ पे पाइन ऑयल क्यों ऐड किया है, और याद रखना फ्लोथर पूछा जा सकता है, फ्लोथरिंग एजेंट पूछा जा सकता है, तो कैम्फर ऑयल भी इसका एक एग्जांपल है। तो यहाँ जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये नोट जो है वो बहुत बहुत काम की चीज़ है, ये आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए आपके लिए सबसे अच्छी बात ये हो गई है तो कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फ्लोथर कौन हो सकता है, फ्लोथिंग एजेंट कौन क्या हो सकता है, पाइन ऑयल, कैम्फर ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, कोई भी यूज़ किया जा सकता है। इनके पीछे की केमिस्ट्री में हम नहीं जा रहे हैं कि सर यही क्यों यूज़ किए जाएंगे। इनके पीछे की केमिस्ट्री में तब जाते हैं जब हम इन ऐसे टॉपिक पर पीएचडी करना चाहते हों, कि जब तुम पर्टिकुलरली फ्लोथ फ्लोटेशन वाले काम को इंडस्ट्रीज़ में कर रहे होगे तब तुम्हें एक एक की इंपॉर्टेंस समझनी जरूरी है। ना ही एग्जामिनर इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा और ना ही अभी तुम्हें होने की ज़रूरत है। तो जो मैंने बताया है एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे, कोई छेड़खानी एग्जामिनर नहीं करेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब जो पाइन ऑयल है तो सीधा मतलब तो यही होता है इसका कि ये जो सरफेस टेंशन है वो कम कर देता है। और अगर सरफेस टेंशन आप समझते थे ना कि वाटर सबसे कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, कि अंदर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं उसको इनवर्ड पुल लगाते हैं, जो हम जानते हैं। तो उस सरफेस टेंशन को अगर कम कर देते हैं तो एक तरीके से तुम लोग आसान शब्द में ही समझो कि पाइन ऑयल जो है झाग बनने में हेल्प कर रहा है, सीधी बात। क्योंकि हमें तो ये चीज़ याद रख के जानी है ना। जैसे तुम सोचो कि बचपन में हमने पानी में साबुन क्यों मिलाया था,
क्योंकि झाग बनने में क्या हो रही थी, हेल्प हो रही थी। तो इनको पाइन ऑयल, कैम्फर ऑयल को और हम फ्लोटिंग एजेंट जो भी है इसलिए ऐड कर रहे हैं सो दैट कि झाग ज़्यादा बन सके पानी में, ये इनका पर्पस है। अब एनिलीन और क्रीसोल इनको भी ऐड किया जा सकता है। इनको हम बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। जैसे तुमने देखा है कि तुमने पानी में साबुन डाला और घुमा दी पंखड़ी, झाग बन गए, लेकिन वो बहुत जल्दी बबल फूट जाते हैं और जो झाग जो है वो गायब हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में हम चाहते हैं कि जो झाग है वो कुछ टाइम तक बना रहे। वो क्यों बना रहे वो तो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। अगर तुम फ्रोथ झाग को स्टेबलाइज रखना चाहते हो कुछ टाइम तक, तो तुम्हें कुछ फ्रोथ स्टेबलाइजर ऐड करने होंगे, और वो 2 एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? एनिलीन और क्रीसोल। तो एक तरीके से मैंने लिखा है इंक्रीजेस द टाइम पीरियड ऑफ फ्रोथ फॉर्म। ठीक है। फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट और कलेक्टर्स, ये क्या चीज़ है और ये हम क्यों ऐड करते हैं? तो सर्फेक्टेंट और कलेक्टर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 फ्रोथ फ्लोटेशन में यूज होने वाले सर्फेक्टेंट या कलेक्टर का नाम दो, तो वो है सोडियम इथाइल जेंथेट या फिर सोडियम लॉरेल सल्फेट। इनका काम क्या होता है? तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ये हेल्प करते हैं और पार्टिकल को कलेक्ट करते हैं और उनको झाग तक ले जाते हैं। यानी कि इनका कुछ ऐसा काम होगा, यहाँ से और पार्टिकल को झाग तक ले जाने का काम होगा। ये कैसे ले जाएंगे भाई? या फिर दूसरा जो मैंने लिखा है ये बुक्स में नहीं लिखा होता है, इसलिए मैंने इसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में तुम्हें बेटर समझाने के लिए दिया है। ये और को हाइड्रोफोबिक बनाता है। सोचो कि तुमने यहाँ से और को ऐड किया और इसमें आ गए मॉलिक्यूल, और कोई ऐसी चीज़ तुमने ऐड कर दी जो इसको हाइड्रोफोबिक बना रही है। फोबिक मतलब वाटर से डर, तो ये वाटर से दूर भागेगा, वाटर से दूर भागेगा तो किधर आ जाएगा? फ्रोथ में आ जाएगा। तो दोनों काम इसी के तो है। कलेक्टर्स का काम ये होता है और के पार्टिकल्स को कलेक्ट करके कहाँ पे ले जाए? झाग के अंदर ले जाए, फ्रोथ के अंदर। अब वो कैसे करेगा तो जरा देख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है सोडियम इथाइल जेंथेट का। ये है इथाइल ग्रुप, ये है सोडियम और ये जेंथेट इधर इसको बोलते हैं। तो इसमें 2 पार्ट है, तो मुझे फोकस करना है। ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक, और ये जो आयनिक पार्ट है इट इज़ हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग पार्ट है। यानी ये एक तरीके से सोप की तरह। याद है सोप कैसा होता था? हमने मिशेल वगैरह फॉर्मेशन पढ़ा था। तो सिमिलर काम चल रहा है यहाँ, बस मैंने रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बदली है। ये जो कार्बन चेन है इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इतने सारे कार्बन है, बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है। और ये वाला जो एनायनिक पार्ट है, ये वाला देखो 2 है ना इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस में होगा, तो ये वाला पार्ट एनायनिक है। मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है, ये मैंने इसको हाइड्रोफोबिक की तरह रिप्रेजेंट किया है, और इसको और ये वाला पार्ट जो है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यानी कि तुम समझ गए, जो तुम्हारे पास कलेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब वो क्या करते हैं, जो और है, क्योंकि और तो सल्फाइड एनायनिक है, तो सल्फाइड में जो एनायनिक वाला पार्ट है एनायन के साथ जुड़ जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और सरफेस पे रहेगा कार्बन की चेन। यानी कि अब तुम ध्यान से देखो, जो और है उसकी जो सरफेस है उस पर जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, और अगर वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो अब ये पार्ट वाटर से दूर भागना स्टार्ट करेगा, और वाटर से दूर भागना स्टार्ट करेगा तो ऊपर जाएगा कहाँ? फ्रोथ में। तो मैंने बता दिया है कि कोई भी कलेक्टर या सर्फेक्टेंट जो होता है वो ओर को कलेक्ट करके फ्रोथ में ले जाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ सिंपल वर्ड में, वो जो ओर का पार्टिकल है हमारा उसको हाइड्रोफोबिक बनाता है, सो दैट कि वो वाटर से निकल के किस तरफ को भागे? फ्रोथ की तरफ को भागे। तो मैंने लिख दिया है नाउ और बिकम्स हाइड्रोफोबिक देयरफॉर गोज अवे फॉर वाटर देयरफॉर रीचेस टू फ्रोथ। तो ये है कि किस तरीके से जो फ्रोथ है वो काम करता हुआ, सॉरी ये जो कलेक्टर्स का काम क्या है वो हमने देख लिया। अब 2 वर्ड्स और, जैसे मैंने कहा था एक्टिवेटर्स और डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या होता है? ये किसी की फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कम कर देता है। यानी कि अगर और की टेंडेंसी है ऊपर जाके फ्रोथ में यानी झाग में जाने की, और मैं कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दूं जो उसकी इस टेंडेंसी को कम कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्रेसेंट। और कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दूं जो इसकी इस टेंडेंसी को, फ्रोथ में जाने की टेंडेंसी को बढ़ा रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटर। तो इसीलिए जब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था, मैंने कहा था कई बार तुम चाहो तो सल्फाइड आयर और ना भी हो, नॉन सल्फाइड जो हैं उनमें भी एक्टिवेटर ऐड करेंगे, क्योंकि एक्टिवेटर का काम क्या होगा? उनको फ्रोथ में ले जाने में हेल्प करना। अगर कोई भी ऐसी एक्टिवेटर हम ऐड करते हैं जो और पार्टिकल को फ्रोथ में ले जाए, तो हमारा काम क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। क्योंकि जब वो और में आ जाते हैं तो यहाँ पे आगे देखो, यहाँ सॉरी फ्रोथ में आ जाते हैं, तो मान लो फ्रोथ में आ गई ये वाले और पार्टिकल, तो इनको तुम इजीली फ्रोथ को फिल्टर ऑफ
कर सकते हो और ओर को अलग कर सकते हो। जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ वाटर में रहेगी, उसको अलग से तुम फिल्टर ऑफ कर सकते हो। तो ये पर्पज़ है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, और हर एक स्टेप में तुम्हें समझना है कि इसका काम क्या है और इसको कैसे जोड़ के रखना दिमाग में। बचपन वाले एग्जाम्पल से, पानी में हम डालते थे क्या, साबुन, लेकिन इस बार हम डालेंगे ऑयल। कौन सा हो सकता है, पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल या फिर कैम्फर ऑयल। इनका काम क्या है, झाग बनाना, इसीलिए इनको फ्रोथिंग एजेंट कहा जा रहा है। ठीक है, अब झाग बन गए, झाग बनने के बाद झाग बने रहे काफ़ी टाइम तक, तो हमें फ्रोथ स्टेबलाइजर डालने होंगे, जो कि दो हैं, कौन, एनिलीन एंड क्रीसोल। अब झाग तो बने रहे, लेकिन और पार्टिकल को यहाँ लाने के लिए हमें सर्फेक्टेंट मतलब जो सरफेस पे लेके आएंगे उसको, या कलेक्ट करके यहाँ से ऊपर तक ले जाएंगे। हर वर्ड से जोड़ के रखो, क्योंकि ये चीज़ें याद करने की हैं, तो हर वर्ड से उसका मीनिंग जोड़ो। कलेक्टर मतलब कलेक्ट, वाटर से कलेक्ट करके और पार्टिकल को फ्रोथ में ले जाए। सर्फेक्टेंट मतलब सरफेस पे ले जाए। कौन से दो हो गए हैं, सोडियम जेंथेट वाले को याद रखना, इथाइल जेंथेट को, लॉरेल सल्फेट भी हो सकता है। मैंने बता दिया ये कैसे वर्क करते हैं। जस्ट लाइक सोप, ये ओर को हाइड्रोफोबिक बनाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर से दूर भागता है। डिप्रेसेंट किसी की भी फ्लोटिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कम करता है, और अगर किसी की टेंडेंसी को फ्रोथ में जाने को बढ़ा सके उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ और एग्जाम में इनमें से ही किसी एक को यूज़ किया होगा। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, या फिर ये समझो और है, जिसमें दो चीज़ें प्रेजेंट है, पीबीएस जिसको गैलेना भी बोलते हैं, और जेडएनएस जो है ब्लेंड और वुडसाइड कुछ भी हो सकते हैं, पर हम मानते हैं चलो ब्लेंड है। और मैंने यहाँ लिख दिया ब्लेंड को इम्प्योरिटी मान के चलो। तुम कहोगे सर ये इम्प्योरिटी क्यों, ये क्यों नहीं हुई? तो कौन सी इम्प्योरिटी होती है वो डिपेंड करता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इम्प्योरिटी मतलब गंदगी होना हमेशा जरूरी नहीं है। मान लो ये जो हमारे पास और 80% ये है, 20% ये है, तो इम्प्योरिटी ये हुई क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट किसका है, इसका है। और अगर मान लो ये है 70%, ये 30%, तो इम्प्योरिटी कौन हुआ, ये हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें पीबीएस और जेडएनएस के केस में हमने ये देखा है कि जब हम फ्रोथ फ्लोटेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं तो और में ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो जब झाग बनते हैं तो झाग में पीबीएस भी आ जाता है, जेडएनएस भी आ जाता है, जिसकी वजह से ये अब हम चाहते थे प्योर पीबीएस एक तरफ अलग हो जाए। तो यानी कि हम चाहते हैं भाई जेडएनएस जो है उसकी जो टेंडेंसी फ्रोथ में जाने की है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और हम वो कैसे कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे डिप्रेसेंट। ये होता है डिप्रेसेंट का काम। तो डिप्रेसेंट कौन है यहाँ पे, NaCN या KCN, क्योंकि जैसे ही तुम NaCN या KCN ऐड करोगे तो पीबीएस तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा पीबीएस तो। लेकिन जेडएनएस इसके साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बन लेता है, टेट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ये एनायनिक फॉर्म में होने की वजह से सोल्यूबल हो जाता है। यानी जो जिंक था वो तो सोल्यूबल कर दिया तुमने, जिंक सल्फाइड, पीबीएस बचा रहा सोल्यूशन में। अब जैसे ही तुम फ्रोथ फ्लोटेशन करोगे तो ये चला जाएगा कहाँ पे, झाग के अंदर चल जाएगा, फिर इसको फिल्टर ऑफ कर लेना। बात समझ आ रही है? तो ये होता है डिप्रेसेंट का काम। तो डिप्रेसेंट क्या करता है, किसी एक अनवांटेड इम्प्योरिटी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रोथ में, उसके जो फ्लोटिंग टेंडेंसी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। अब एक बार और समझते हैं कि अगर तुम जेडएनएस है और तुम जेडएनएस में फ्रोथ, सिर्फ जेडएनएस है तुम्हारे पास, और तुम क्योंकि पीबीएस जो है वो तुमने तो फिल्टर ऑफ कर लिया वो तो एक तरफ, अब सॉल्यूशन में क्या बचा, जेडएनएस। लेकिन जेडएनएस की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होती है फ्रोथ में जाने की। तुम क्या करते हो, कॉपर सल्फेट ऐड करते हो। कॉपर सल्फेट ऐड करने की वजह से इस रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हुआ, कॉपर सल्फाइड। अब ये जो कॉपर सल्फाइड बनता है ना, वो जिंक सल्फाइड के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है ऐसे कॉपर सल्फाइड की। अब जो एक्टिवेटर्स आएंगे वो इससे इस तरीके से जुड़ेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट इस तरीके से, और वो इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर कौन है, ऊपर है फ्रोथ। तो यानी कि ये बात समझ लेना कि कॉपर सल्फेट यहाँ एक्टिवेटर का काम कर रहा है। जेडएनएस की इतनी अच्छी टेंडेंसी नहीं होती है, कॉपर सल्फाइड की जो ऊपर जाने की टेंडेंसी है फ्रोथ में वो ज़्यादा होती है। तो हमने क्या किया, जब जेडएनएस के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट को ऐड किया तो CuS ने एक लेयर बना ली इसके चारों तरफ, और अब ये सारे बहुत इजीली ही फ्रोथ में जा रहे हैं। एक और एग्जांपल है, मेलेटाइट ग्रीन जो है वो एक कॉपर की और होती है। अगर एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला बताऊं तो किसी भी बुक में मिल जाएगा, पर एक सेकंड मैं भी देख लेता हूँ इसका, जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। मेलेटाइट ग्रीन जब हमने इतना टाइम लगा ही दिया है मेलेटाइट ग्रीन पे तो होल्ड करो। मेलेटाइट ग्रीन इज कॉपर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पेन से, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, इसको बोलते हैं मेलेटाइट ग्रीन। जैसे ही इसको Na2S से रेट करवाते हैं
तो फिर से वही है, कुछ कॉपर और सल्फाइड मिलकर कॉपर सल्फाइड बना लेंगे, और वो मैलेसाइट ग्रीन जो तुम्हारी और है कॉपर की, उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा। लेयर बना लेगा तो ये इसकी जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी कहाँ पे जाने की, फ्रोथ में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो कैसे एक्ट कर रहा है यहाँ पे Na2S, एक एक्टिवेटर की तरह एक्ट कर रहा है। तुम्हें इस सारे प्रोसेस से क्या समझना था? अब देखो बेटा, अब मैं एंड पे आ रहा हूँ, यानी कि समरी हमें कैसे याद होनी चाहिए एक एक चीज़। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे नए वर्ड्स थे, लेकिन अब हमारे लिए एक भी चीज़ नई नहीं होनी चाहिए। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है अगर मैं तुमसे पूछूं तो डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश मत करो, तुम अपने लैंग्वेज में खुद को समझाओ, किसी और को समझाने की कोशिश मत करो, तुम खुद को समझाओ कि फ्रोथ फ्लोटेशन जो है उसमें क्या होता है। उसमें झाग बनते हैं और जो और है वो फ्लोट करती हुई ऊपर आ जाती है, इसलिए इसका नाम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड रखा होगा। ये बात समझ में आ रही? अब जनरली सल्फाइड और के लिए होती है, क्योंकि सल्फाइड और का ही साइज़ बड़ा होता है और ये हल्की भी होती हैं, तो ईजिली ये फ्लोट करके ऊपर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो सिर्फ प्रोसीजर याद रखो। यहाँ से तुम अपनी ओर को पाउडर करके वाटर में ऐड करके और कोई ऐसा ऑयल ऐड करोगे जो झाग बनाने में मदद करे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल या कैम्फर ऑयल। यहाँ आ गए। अब जैसे ही तुम ये एयर ब्लोअर ऑन करोगे या पंखड़ियाँ जो लगी है वो घुमाओगे तो झाग बनने शुरू होंगे। हम इस झाग को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो फ्रोथ स्टेबलाइजर रहे, ताकि कुछ टाइम तक झाग बना रहे, ताकि ऐसा ना हो एकदम से अगर ये बबल्स एकदम से फूट गए तो सल्फाइड दोबारा से कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो स्टेबलाइजर हो गए हमारे पास एनिलीन और क्रिसोल। अब हम चाहते हैं कि और के कोई पार्टिकल इसमें ना बचे, मैक्सिमम पार्टिकल ऊपर आ जाए, तो हमें कलेक्टर डालने पड़ेंगे। कलेक्टर क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट करेंगे और को और ऊपर, या उनको सर्फेक्टेंट भी कह सकते हैं कि और के पार्टिकल उठाएंगे और सरफेस पे ले आएंगे। सर्फेक्टेंट कैसे कर सकते हैं इस काम को, क्योंकि उनके दो पार्ट होंगे, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो वो और के पास जाएंगे, अपना हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट उसके साथ मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी। मान लो और सल्फाइड है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पे इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा या जो भी आपस में इनके बीच इंटरेक्शन हो जाएगा, और नेगेटिव पार्ट जो है इनके इसकी सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। और सरफेस पे अगर इकट्ठा हो गया, इसका मतलब ये जो और है अब हाइड्रोफोबिक हो गई है, तो इजीली फ्रोथ में चली जाएगी। डिप्रेसेंट किसी की भी फ्रोथ में जाने की टेंडेंसी को कम करता है, एक्टिवेटर उसकी टेंडेंसी को बढ़ाता है। मैंने एग्जांपल दी हैं, इनको ध्यान रखना। और अब हम लास्ट चीज पे जाते हैं, विच इज लीचिंग। व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ डील करती है। एक सॉल्यूशन में ए, बी और सी है, और मैं किसी सिर्फ ए को एक तरफ लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मान लो कोई ऐसा रिएजेंट या सॉल्वेंट ऐड कर दिया जो सिर्फ ए के साथ रिएक्ट करता हो, तो वो ए के साथ रिएक्ट कर लेगा, उसके बाद हम फिल्टर अलग कर लेंगे। तो यही प्रोसेस, इसी सिंपल प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। इसने कहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है हमारे, यानी रिक्वायर्ड मटेरियल मान लो यहाँ किसी और फालतू की चीज़ों के साथ भी प्रेजेंट है, कैन बी डिजोल्व आउट यूजिंग सुटेबल रीजेंट। यानी कोई ऐसा बाहर से रीजेंट ऐड करेंगे और उस रिक्वायर्ड को साथ कंबाइन कर जाएगा ये, और हम फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको ही जो हमने रीजेंट ऐड किया होगा उसको लीचिंग एजेंट या लीचेंट कहा जाता है। इसको पूरा डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो मुझे आगे भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कई जगह कि यहाँ हमने लीचिंग भी यूज़ कर रहे हैं। लीचिंग तो क्या है, एक प्रॉपर रिएजेंट यूज करके अपने काम की चीज को बाहर निकालने को लीचिंग कहते हैं। दो जगह तुम्हें इस्तेमाल करने को मिलेगी और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में क्या करते हैं, हम Al2O3 को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की और है यहाँ पे, ये दोनों याद रखना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता यहाँ पे लीचिंग चल रही है, तुम सोचते हो प्यूरिफिकेशन ऑफ Al2O3 को ही लीचिंग कहते हैं, तो लीचिंग तो हम यहाँ पे यूज करें। जस्ट लाइक दैट, सिल्वर और गोल्ड को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के, उसमें भी हम लीचिंग प्रोसेस का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये मैंने अभी यहाँ दोनों क्यों नहीं पढ़ाए हैं लीचिंग को, क्योंकि ये मेरा सीक्वेंस है पढ़ाने का, ये यहाँ पढ़ाने के बाद मुझे एक जगह और आगे पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए तुम फिलहाल लीचिंग को समझिए रखोगी, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। जब मैं एल्यूमिनियम को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ एल्यूमिनियम की सारी कहानी आ जाएगी, वहाँ अपने आप ही आ जाएगा। गोल्ड वगैरह या लेस एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहाँ इसकी कहानी आ जाएगी। तो अब तक हमने क्या सीखा दो लेक्चर्स में? दो लेक्चर्स में हमने जो भी सीख लिया है वो ये सीखा है हमने कि कौन कौन से बेसिक टर्म्स होती हैं, टाइप्स ऑफ और क्या होंगी, और जो मेन प्रोसेस है मेटलर्जिकल प्रोसेस, उसमें हमने सिर्फ अभी फिजिकल प्रोसेस देखे हैं। लीचिंग जो था वो कैसा प्रोसेस था, केमिकल प्रोसेस था, तो इसकी डिटेल हमने नहीं पढ़ी है। तो अभी यहाँ तक हमने सिर्फ मेटलर्जिकल प्रोसेस में कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के तरीके ही पढ़े हैं। यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे की बातें। तो एक एक पॉइंट को मैं इतनी बार बोला हूँ, तुम भी इतनी बार ही बोलो,
और ये नोट्स की PDF चैप्टर के नीचे मिल जाएगी तुम्हें, और अच्छे से पढ़ते रहो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना तुम देखोगे पेपर में क्वेश्चन आएगा सिंपल कि इसमें से फ्लोटिंग एजेंट कौन सा होता है, और तुम टिक मारोगे और खुश हो जाओगे कि सर ये सर ने तो बताया। तो इसलिए इस चैप्टर को सिर्फ सुनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं होता तुम सोचते हो पता नहीं यार ये तो मेटलर्जी से क्वेश्चन आ गया। अब मैं एक एक चीज़ इतनी डिटेल में पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा और मार्क्स स्कोर करोगे ही। ठीक है।